बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। और परेशान हो गए होंगे आप कि सीमल यहाँ पर क्या कर रही हैं, अना यूसुफ की तरह। तो 2 दिन की छुट्टी पर हैं जी, वो ब्रेक सबको चाहिए होती है और कभी कभी मैं कहती हूँ ले लेनी चाहिए एक छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद आप एक नई एनर्जी नई जोश के साथ वापस आते हैं। और इसी के साथ 2 दिन मेरा और आपका साथ रहेगा। हम जो है वो सिटी एट 10 को आगे लेकर चलेंगे। और इसी के साथ एक खुशखबरी भी कि मौसम सरमा की पहली बारिश कल बरस गई। मौसम सरमा की मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल जब गरज चमक के साथ बारिश हुई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, उसके बाद ठंडी हवा और खुनकी का ऐसा एहसास हुआ कि रात को दिल कर रहा था पंखे भी बंद कर दो। मतलब मौसम जो है वो खुशगवार हो गया जी। और गरज चमक के साथ जो बारिश और आंधी चली है उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि गर्मी नहीं होगी। रातें तो पहले भी ठंडी हो गई थी, लेकिन दिन के औकात में धूप थी, गर्मी थी, वो शायद अब कम हो जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अब मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा। और मौसम जब बेहतर होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मूड भी अच्छे हो जाते हैं, चीज़ें भी बेहतर हो जाती हैं। लेकिन वहीं पर एक चीज़ पाकिस्तान में ऐसी है जो चारों सीजन्स में एक जैसी रहती है, वो है पाकिस्तान की सियासत। सियासत का पारा जो है वो हमेशा हाई रहता है और आजकल की खबरों के मुताबिक भी वो हाई ही चला आ रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिन का आगाज की बात से करना चाहिए तो हर दिन एक नेकी शामिल करेंगे। हर दिन एक नेकी में आज का मैसेज जो है वो अमानत रसूल साहब हमें बताएंगे। चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सबसे अफजल सबसे अच्छा घूंट कौन सा है? यानी घूंट से मुराद जैसे हम पानी का घूंट पीते हैं, दूध का घूंट पीते हैं, या कोई मशरूब होता है उसका घूंट पीते हैं हम, तो सबसे अच्छा घूंट कौन सा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा पीना, ये जो इंसान पीता है घूंट गुस्से का, फरमाया कि ये सबसे अफजल है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात और ये आदत अपने बंदों की बहुत पसंद है कि जो गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान कहता है कि ये जो गुस्से को पीने वाले हैं और लोगों को मुआफ़ करने वाले, दरगुज़र करने वाले हैं, कुरान कहता है कि ये मोहसिन हैं, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह इनको पसंद करता है। यानी गुस्से को कंट्रोल करना और अपने औसान ख़ता ना होने देना, अपनी हुदूद से और अपनी हैसियत से बाहर न जाना, हर हाल में अपनी ज़ात पर कंट्रोल रखना, ये बड़े कामयाब लोगों का तरीका होता है। नाकाम लोग तो जगह जगह परेशान भी हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं और उनका बड़ा अजीब रवैया होता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पसंदीदा घूंट, अफजल घूंट, वो गुस्से का पीना है। ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो हमें भी चाहिए कि कभी ऐसी मुश्किल हो, कभी ऐसी सिचुएशन हो, हालात हों कि जिनमें हमें गुस्सा आता हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें। इसी के साथ आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। और सबसे पहली जो हमारी आज की खबर है, सियासी खबर है। और तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च से कबल बड़ा धचका, वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने इस्तीफा दे दिया। ड्रोन कैमरे से ट्रैफिक की मॉनिटरिंग, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद होंगी। वेरीफाई 2 की खबर पर एक्शन, आयशा मुमताज को तकर्री मिल गई। रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा, गैर मुल्की ज़र मुबादला में हायल बड़ी रुकावट दूर हो गई। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ वेरीफाई 2 के सीनियर रिपोर्टर्स दुर्रा नायाब और उमर असलम मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आज की खबरें भी बड़ी मज़ेदार हैं जी। और हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो अपनी अपनी इस फील्ड में बड़ी ग्रिप भी रखते हैं, क्योंकि सियासी सबसे बड़ी खबर जो है वो आज की हमारी टॉप स्टोरी भी थी। और उमर असलम यहाँ पर मौजूद हैं और दुर्रा नायाब जो हैं वो बड़ा एक
पॉइंट रेस करते हैं हमेशा किसी ये खबर में, जो सुनने वालों को भी अच्छा लगता है और सोचने पर मजबूर भी कर देता है। तो सबसे पहले तो उमर आपसे शुरू करेंगे, क्योंकि आप असेंबली की बीट भी करते हैं, गवर्नमेंट नून लीग की बीट भी करते हैं, स्टोरी भी उम्र की है, स्टोरी भी उम्र की है। बड़ा धचका ये है या नहीं है, पहले तो मुझे ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, एक बड़े अरसे के बाद दुरे नयाब और हम आपके साथ सिटी 10 कर रहे हैं। पहले सिटी 10 आपके साथ याद है कि जेल रोड पे भी करते थे, फिर टाउनशिप पे भी। अब कमिंग बैक टू द मेन न्यूज़ विच इज़ आर हेड, मतलब मेन लीड है हमारी डेली सिटी 42 अखबार की। तो एक बड़े तवील अरसे के बाद इस अखबार में जो है वो पॉलिटिकल ख़बर जो है वो हेडलाइन बनी है, जैसे कि लीड बनी है, वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दे दिया। बैकग्राउंड स्टोरी जो मेरे सोर्सेज है उसके मुताबिक इस्तीफ़ा दे नहीं दिया, इस्तीफ़ा ले लिया गया। मैं आपको कहने वाली थी मेरे सोर्सेज भी यही कह रहे हैं और हम ब्रेक में दुरे भी यही कह रहे हैं, ब्रेक में हम यही डिस्कस कर रहे थे क्योंकि मेरी सीमित परसों ना मेरी परसों मुलाकात हुई इनसे, हाशिम डोगर से, पंजाब असेंबली। तो ये कह रहे थे कि मैं इंक्वायरी करूंगा। नवाज शरीफ एक साल में जब कैद थे तो 2200 से ज़ायद अफराद जो है उनसे मुलाकात किया। मैंने दिल में सोचा 4 दफ़ा तो मैंने भी की थी, तो मेरा भी नाम आएगा, लेकिन उससे पहले जो है वो इनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। देखें, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इमरान खान को इनसे, चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो पंजाब ऑब्वियसली वो ख़ुद भी पर्सनली देख रहे हैं उसको। अहम तकर्रियाँ जो मिनिस्टर्स की हैं उनकी उन्हीं के थ्रू होती हैं, तो वो कोई इतने खुश नहीं थे। और जो इनसाइड स्टोरी जो सोर्सेज बताते हैं वो ये कह रहे हैं कि 25 मई को जो वाक़या हुआ था उसके खिलाफ फौरी तौर पर जो इमरान खान चाह रहे थे वैसे इकदाम, क्योंकि वज़ीर दाखिला बहुत मेन पोर्टफोलियो है, फिर आगे लॉन्ग मार्च भी, आगे और भी अहम चीज़ें, तो इसलिए इन्हें मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। अब ये जितना मर्जी लिखते रहें इस्तीफ़े में कि ज़ाती वजूहात की बिना पर दे रहा हूँ, अगर ज़ाती वजूहात की बिना पर दुरे नायब साहब इस्तीफ़ा दे रहे होते तो परसों फिर इतना बड़ा। मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। आपकी बात शुरू होने से पहले ना मैं एक मुहावरा कहूँगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और अगर आपको इत्तफाक हुआ हो हाशिम डोगर साहब का ट्विटर अकाउंट देखने का, तो वो जो बड़के लगाई जाती थी, वहाँ पर धमकियाँ दी जाती थी नाम ले लेकर, वो ऐसा लगता था कि आप मिनिस्टर नहीं है बल्कि आपकी कोई ज़ाती लड़ाई है, गली मोहल्ले की कोई लड़ाई है, और बस छत पे चढ़ के आप बांगे लगा देते हैं कि मैंने इसको पकड़ में तुम देख लांगा। हसरत है जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं ना, जिस किस्म का वज़ीर दाखिला वो लाना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल उनको भी राना सनाउल्लाह साहब की खिदमत ले लेनी चाहिए क्योंकि वो बोलते कम है थोड़ा सा, जब टू द पॉइंट बात करते हैं, लेकिन वो फिर जब फील्ड में होते हैं ना तो उनके रिजल्ट भी 25 मई को देखे हैं। बिसाइड एवरीथिंग कि हम पॉलिटिकल बात ना करें, उन्होंने ज्यादती की नहीं की, लेकिन बतौर उन्होंने परफॉर्म किया। अब परफॉर्मेंस जो पार्टी जो उन्होंने परफॉर्म किया, बल्कि एक्स्ट्रा कर दिया, बल्कि तमाम जमातें जो चाहती थी, जो गवर्नमेंट, बल्कि उमर इस चीज़ के बाद है कि थोड़ा सा ओवरडू हो गया, तो ज़्यादा हो गया। तो अब जो इनको रिक्वायरमेंट है, इस पर हाशिम डोगर साहब का मसला ये भी है कि वो एक एक्स सर्विस मैन भी है। उनके लिए अगर जज्बात के अंदर जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए जज्बात रखे जाते हैं, वो बतौर एक्स सर्विस मैन सुनना भी उनके लिए मुश्किल था। वो सुन नहीं सकते थे उस तरह की बातें कि जी सारा दिन आप इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम करें जी कि उसने उतार दिया, वो कौन था, वो ये था, वो खैर वो लंबी बात हो जाएगी। तो अब ये रिक्वेस्ट इनकी बात ठीक है कि उनको एक तरह से मैसेज दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, और उन्होंने अच्छा कदम उठाया कि वो खुद चले गए। बजाय कि किसी और को अनाउंस कर दिया जाता और अनाउंस करके इनको फिर सुख की शर्मिंदगी उठाती और ये वापस जमात में बतौर कारकुन भी जाने से मुश्किल का शिकार रहते। तो अभी फेस सेविंग मिली है इनको, आम जाएंगे कारकुन के तौर पे काम करेंगे, लेकिन इतने अच्छे मनसब को, इतनी बेहतर सीट को कोई ऐसे नहीं छोड़ता। अब कोई ये कह दे कि जी मैं रात को ख्वाब में आया और कि जी आप ये सीट छोड़ दें, आपके लिए बेहतर नहीं है, तो मैंने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया, या मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरे पास मसरूफियात। भाई आपने जो वजारत में हल्फ उठाया था तो आपके पास कोई निजी मसरूफियत नहीं थी, आपकी ज़िंदगी में कोई ज़ाती वजूहात नहीं, बड़ी बात है। नहीं, परसों आप बात समझे, सीमल बात समझे, परसों शाम को मैं 6-7 बजे की बात बता रहा हूँ, जो बयान दे रहे हैं वो कि मैं नवाज शरीफ ने जिन लोगों ने मुलाकात की 1 साल दौरान कैद, 2000 उस हवाले से पुलिस के ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी करूंगा। और ट्वीट किया उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल ट्वीट भी, और वो मोबाइल शॉट भी दिया। ठीक, एक तरफ आप और 24 घंटे से कम के वक्त में फौरन कहते हैं इस्तीफा, ज़ाती वजूहात। अब बच्चे तो नहीं है ना, मतलब अच्छा, इसमें आप ये भी देखेंगे तहरीक इंसाफ को हमेशा से अहम पोर्टफोलियोज पर ऐसे लोग पसंद हैं जो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन भी हों। आउटस्पोकन से मेरी मुराद आउटस्पोकन के लिए आप आउटस्पोकन का वर्ड आप खुल के बात करें, जो बदतमीज हो, गालम गलोच करे, बदतमीज हो। मेरे पास मिसाल है ना, आप उकाड़ा वाले जो हैं, कर्मा वाले जो शाह साहब है, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, अब्बास बुखारी, नहीं जो आपके एमपी भी थे, जिनको
तर्जुमान से फौरी तौर पे हटा दिया गया अच्छा था। हाँ, वो शमशान बुखारी शाह साहब, उनके साथ क्या था? हाँ, वो अच्छे इंसान इतने थे। सोबर इंसान, अच्छे हैं और अपने इलाके में माने जाने जाते हैं, लेकिन वो जुबान इस्तेमाल नहीं नहीं करते कर जो सके। हमारे तो दीगर दोस्त चले करते चले थे। हम थोड़ा सा आउटस्पोकन की तरफ ही चले जाते हैं कि जो खुलकर बात कर सकें, जो मुखालिफिन को खुलकर मैं धमकियां आपको दे रहे हैं, बात बल्कि वो सीमेंट खुलकर नहीं, इनसे दुरे ज़्यादा के खुल के साथ बात मैं एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि हम बीट भी करते हैं, हम इकट्ठे भी कवर कर रहे होते हैं चीजों को, तो दुरे की बात बिल्कुल ठीक है। Aggression चाहिए उन्हें, चले, aggression aggression नहीं, चाहिए, नहीं, हम नहीं, उन्हें हाशिम convince डोगर कर रहे हैं। साहब से नहीं, ज्यादा आप उसको कंसेशन दे रही है इमरान खान हाशिम डोगर उनको साहब से चाहिए कि ज्यादा- बस अगले का गिरेबान को पकड़े। हाशिम डोगर साहब से ज्यादा खुल के बातें किसने की हैं कि मैं पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगा, मैं 25 मई में जो लेकिन वो involved कर हैं, नहीं उनको सके ना, करूंगा। practically कुछ नहीं कर उनके पास सके कुछ ना। था नहीं। अब आगे कौन जेल होगा? का रिकॉर्ड लूंगा। अब आगे इस पोर्टफोलियो में देखिए जी, आप मियां लोगों की असलम इकबाल- डेफिनेशन और मियां- मेरी डेफिनेशन के मुताबिक पूरा कौन मियां असलम इकबाल वन ऑफ द फेवरेट, अब ज़ेरे गौर नाम है, ये बात वाज़ेह कर दूं, लेकिन मियां असलम इकबाल के पास पहले भी बहुत सी जिम्मेदारी हैं। अच्छा, उसके बाद राजा बिशारत भी हो सकते हैं, उनका नाम भी ज़ेरे गौर है। एक नाम जो मुझे अभी किसी दोस्त ने बताया, ज़ेरे गौर, वो बड़ा हैरान कुन नाम था। वो कहते हैं इमरान खान को चाहिए कि इमरान खान चाहते हैं कि बड़ा तगड़ा और ऐसा कि जो छोड़े ना। फवाद चौधरी भी हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, ज़ेरे गौर, फवाद चौधरी का नाम भी ज़ेरे गौर है। मर्जी तो इमरान खान की, वो किसी को भी जो उनसे वो ये मिनिस्टर बना दो। अच्छा, ये अपनी ऑपोजिशन के ऊपर उमर प्रेशर सरफराज डालने के सीमा- लिए भी उमर हो सरफराज सकता है। सीमा जी, is one of- साहब का नाम आपने लिखा भी हुआ है, लेकिन फवाद चौधरी साहब का जो इन्होंने जिक्र किया कि वो भी हो सकते अच्छा, हैं। पीटीआई से कुछ बईद नहीं है, हमारे दोस्त हैं, हम मोहब्बत भी करते हैं अपने लेकिन बहुत से। विफाक से सूबे में आना भी एक आप एक है इमोशन नहीं, आप देखिए है। आईटी का जो मिनिस्टर बनाया इन्होंने, वो तो अरसलान बेटा, सॉरी क्या नाम था, मैं माजरत। वो किस पोर्टफोलियो से डॉक्टर आ गए, अरसलान। वो कहाँ से आ गए, वो कौन से मेंबर थे, वो क्या थे भाई, हमें भी बताएं, हम भी इतने साल से यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, बताएं वो कहाँ से आ गए। 3 सालों में आपको कुछ आदत हो ऑडियो जानी सुनाऊंगा। चाहिए। नहीं, दुरे आपको दुरे आदत मैं हो आपको जानी कुछ चाहिए। ऑडियो 3 सुनाऊंगा। सालों में ऐसे ऐसे नाम सामने आए जो आपने 2018 से पहले सुने भी नहीं थे। गुजार साहब का नाम सुना था आपने? कुछ बईद है, वज़ीर आला उस्मान आते वक्त गुजार गए थे ना? कुछ बईद है, वो चले मेंबर भी थे ना, कुछ बईद है कि शहबाज गिल साहब को वो वजीर दाखिला बनाते। यानी वो तो किसी को भी बना क्या सकते पता, हैं, they have- तो आप ये पर्ची बात किसी ना के नाम भी करें, निकल पर्ची किसी के नाम में निकल सकती है, रात को इस्तिखारा भी हो सकता है, ख्वाब में भी कुछ आ सकते हैं, दुरे ने लगता है इसके बाद घर दुआएं भी आ सकती हैं, लेकिन जो नाम इस वक्त हम चलो उस पर डिस्कस करते हैं। उमर सरफराज साहब दरीना दोस्त हैं, बतौर गवर्नर पंजाब, और वो इनके उन्होंने फेवरेट भी, one of the परफॉर्म favorite किया। हैं। बड़ी देर बाद इनको ख्याल आया कि गवर्नर पंजाब के लिए लगाया और उन्होंने परफॉर्म किया। असलम इकबाल पीटीआई की साहब डेफिनेशन के मुताबिक हाँ परफॉर्म किया। उनके हाँ, मुताबिक PTI की, good उनके मुताबिक कि गवर्नर पंजाब रहते हुए ना आखिरी दम तक बस उन्होंने चार्ज छोड़ने में वो हाँ, मज़ामतें वो की। जो आखिरी गेंद तक लड़ना था, वो लड़ना चीमा वाला। साहब ने उसके ऊपर पूरा असलम इकबाल साहब अग्रेसिव है, अग्रेशन लेकिन बहुत उनके ज़्यादा पास है, responsibilities एक्टिव भी हैं। हैं वो। एक्टिव हैं, बहुत और अगर वो एक मौका मिले तो शायद वो परफॉर्म कर जाए, क्योंकि वो डिसीजन भी कर लेते हैं और वो फौरी तौर पे ना आंखें जो है ना वो माथे पे भी रख लेते हैं। और पंजाब मैं बताऊं पीटीआई को जो सबसे बेहतरीन अंदाज में और अच्छे अंदाज में डिफेंड मैं करता तो है। असेंबली कवर करता हूँ ना, मतलब दलाइल के साथ, सबूत के साथ और खूबसूरत गुफ्तगू जो करते हैं वो हैं, उन्हें पता। अच्छा, और साथ साथ उनके सब पार्टियों में ताल्लुकात, ये अच्छी बात है। हाँ, मैं अच्छी समझता हूँ बात है। कि ये आपकी बात अच्छे बिल्कुल ठीक है। सियासतदान को बदतमीज नहीं होना चाहिए। मियां असलम इकबाल एक बहुत अच्छी मिसाल है कि वो एक अच्छा सियासतदान है, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट भी अच्छे लेकिन में। हम एक मेन बात भूल रहे हैं, वज़ीर आला से पूछा जाएगा या नहीं? मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि आप दो है ना, कंसिडरेशन मानी जाएंगी या नहीं? वज़ीर आला वो तो दो। लंदन में उन्होंने कहा भी ना कि हाशिम डोगर साहब जब मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, सहाफियों ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा उनकी बातों को सीरियस ना ले, जिनका दिमाग खराब होना तो उनकी बात नहीं सुनते। यही बात तो वो है। अपने वज़ीर दाखिला के बारे में ऐसा बयान दे देखिए रहे ना, थे। अब दो हैं। अब राजा अगर बशारत साहब हैं तो वो कैंडिडेट परवेज़ इलाही साहब के होंगे, और अगर पीटीआई से हैं तो 4 नाम पीटीआई के आपके मेरे ख्याल से आ तो गए हैं। डेफिनेटली पीटीआई और से डेफिनेटली पीटीआई से होंगे। राजा बशारत बेचारे तो वो दौड़ में शामिल करवा दिया और ये गया मैं उनको। बताऊं, इस बात को आप लाइटर ना लें, किसी की भी लॉटरी निकल सकती है अगर रात को, जो भी दुरे ने आप साहब कह रहे थे ना। मैं तो लॉटरी भी इनके- निकल सकती मैं है, इनका कुर्रा भी रिकॉर्ड निकल देख रहा सकता है, कोई भी हूं, ट्रैक हरूफ रिकॉर्ड। तहज्जी जो है वो फेवरेट भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जी, आने वाले दिनों में ये डिसीजन जल्दी लेना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि माजी में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ चीज़ें लटका दिया करते थे। जल्दी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तरफ आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है, पूरे सूबे से आपने लोगों को निकालना है, टारगेट दिया हुआ है हर ज़िलों को कि आपने कितने मिलियन लोग जो हैं वो लेकर विफाक की तरफ मार्च करना है। तो फिर ऐसे में अगर एक बहुत बड़ा सूबा जहाँ से आपने बड़ी तादाद में कारकुनों को लेकर जाना है, वहाँ पर वज़ीर दाखिला ना हो, आपकी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकेंगी। तो देखते हैं ये कुरा किसके नाम निकलता है। फिलहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ खबरें पढ़कर मायूसी ये होती है कि इतने साल गुजरने के बाद भी हमारी रियासत, हमारी स्टेट कुछ नहीं सीख सकी। सिर्फ शोशा करने की जो है वो हमें शौक चढ़ा रहता है। अब अगली खबर आप देख लीजिए। देखने को तो बड़ी अच्छी खबर है जी। ड्रोन कैमरे उड़ेंगे शहर में और धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा और हम जो है वो स्मॉग को नहीं आने देंगे। मुझे ये समझ नहीं आती है ये शशकों से ज़्यादा इसमें असल कोर खबर का है क्या? दुरे आप बता दी मुझे, जरा समझा दें। देखिए ना, एक दो क्लासेस हैं, एक हमारी पीएसपी और एक डीएमजी, जो ब्यूरोक्रेट्स है। एक ब्यूरोक्रेसी और एक पुलिस की ब्यूरोक्रेसी। ये सारा दिन ना ठंडे कमरों में बैठ के चाय के साथ बिस्किट डबो के सोचते रहते हैं कि हमने ऐसा कौन सा ख्वाब दिखाना है जिसके बाद सरकार भी खुश हो जाए और इंटरनेशनल दुनिया में भी हमारा बहुत अच्छा इमेज चला जाए और ज़मीनी हक़ाइक़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। आपके पास पार्किंग की जगह नहीं है, आप कहीं सड़क पे किसी जगह पे काम कोई करना आपने हो, आप गाड़ी को 5 मिनट के लिए खड़ा नहीं कर सकते। इंक्रोचमेंट इतनी है कि अब तो पैदल चलने की जगह आपके पास नहीं है। और अब इन हालात में जब आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो क्या ये जुर्माने जस्टिफाइड होंगे? आप मुझे बताएं। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वैले वाले को 200 रुपये दें और वो आए और आके कहे जी कि मैडम आप आएँ, वेलकम, दरवाज़ा खोले, गाड़ी में आप उतरें, आपकी गाड़ी ले जाके कहीं पार्क कर रहा है, बाद में आप आएँ, वैले लेके जाए। ये कहाँ पे सहूलियात हैं? और गुलबर्ग जैसे पोश इलाकों के अलावा या डीएचए में उसके अलावा कहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं? जिसने इचरा जाना है, जिसने आपके लिटन रोड जाना है, आबिद मार्केट जाना है, नारकली जाना है, माल रोड की बहुत सारी इमारतों में उसने जाना है, वो कहाँ पार्किंग खड़ी करेगा? आपने सारी गाड़ियों की पार्किंग पे इंक्रोचमेंट्स करवा दी, जितने फुटपाथ थे ठेले लगवा दिए, जितनी पैदल चलने की नारकली में जाके देखें आपको पैदल चलने की जगह नहीं मिलती। बिल्कुल सही। लेकिन दुरे आप पार्किंग पर चले गए, वो एक जेन्युइन इशू है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो उस फैसले का हिस्सा है, वो उस फैसले का हिस्सा है। अब हम आ जाए जनाब के धुआं छोड़ती गाड़ियों पर, ठीक है जी। हमने यहाँ पे एक बड़ा आइडियलाइज किया था जी कि हम एक स्कूल बनाएंगे, सर्टिफाइड करेगा, गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देगा और जो धुआं छोड़ेंगे जिनके टायर अच्छे नहीं होंगे। ये है भी एक्चुअली आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है कमर्शियल गाड़ियों के लिए लाजमी भी, कमर्शियल के लिए लाजमी है ना, कहाँ मिलता है रहायशियों के लिए? अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं और जुर्माना तो आप सबको करने जा रहे हैं, कहीं ये होगा कि सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों को जुर्माना होगा, रेजिडेंशियल गाड़ियों को नहीं होगा? कि अगर कोई सीसीटीवी कैमरों में आ जाती है या सेफ्टी के कैमरों में आ जाती है आपकी गाड़ी या आपकी जो भी गाड़ी पे जा रही हो, आप धुआं छोड़ रही हो, उसका नंबर वो कैच करें और जुर्माना करें, ऐसा तो नहीं है। जब कानून सबके लिए है तो वो म्यार भी सबको देने चाहिए। इसका कोई दूसरा राय नहीं है। लोगों को तो यहाँ पे ऑनेस्टली बात है, मैं दिल की बात अपनी भी करूँगा, लोगों की भी करूँगा, यहाँ तो 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, 2 वक्त के खानों के लाले पड़े हुए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, उस पर कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। तो ये इन्फोर्समेंट के शशके दिखाना जी कि ड्रोन से हम दिखाएंगे गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, कहाँ पार्क हो रही हैं, वन वे आ रही है, भाई सीसीटीवी में, सेफ सिटी में इनको नहीं पता कि गाड़ियाँ कहाँ से वन वे आ रही हैं? यही सवाल है ना, सेफ सिटी के 8000 कैमरास किस चीज़ के लिए लगे हैं कि अगर वो ये भी मॉनिटर नहीं कर सकते और आपको ड्रोन जैसे शशकों की जरूरत पड़े। और उमर दुरे ने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने प्रॉब्लम्स शहर में और हैं जिसको केटर किया जा सकता है। और अगर हम डीएनजी की साइड पर ना भी जाएं, जिसमें आपने बाकी तमाम स्टेट इश्यूज का जिक्र किया, हम सिर्फ पुलिस वाली साइड पर रह गए, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस है या दूसरी पुलिस है। शहर में क्राइम की सिचुएशन हम सबके सामने है, शहर में ब्लैक पॉकेट्स नज़र आ रही हैं। आउट ऑफ द वे जाके लोग जो हैं वो स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं करना। हमने ड्रोन उड़ाना है, हमने वो दिखाना है कि 2021वीं सदी में जो है ना हमारे पास ड्रोन है और हमने उड़ा के दिखाने है कि जी धुआं कौन सी गाड़ी छोड़ रही है, पकड़ लो जाके। अच्छा सीमल, क्या आप जब घर से बाहर निकलती अपने आप को महफूज तस्वुर करती? आप भी तो एक फीमेल है ना, आप जब घर से या कोई भी निकलता हो कोई तस्वुर करते हैं? बगैर लॉक के गाड़ी नहीं चला सकती, बगैर लॉक के गाड़ी आपको गाड़ी चलाती हुई लॉक करके चलाती होंगी। हाँ, वो एकदम पता चलता है कि आया और कोई बंदा आपसे गन पॉइंट पर। आप लॉक की बात करें, मैं ब्लाइंड्स के बगैर गाड़ी आज तक नहीं चला सकती। हाँ, देखें ना, ये तो सेफ्टी के यहाँ पे हालात हैं। पुलिस की सारी सिचुएशन की जिस तरीके से भी बात कर रहे थे, पहले तो दुरे ने आपने सारे लाहौर का नाम ले लिया, लेकिन कृष्ण नगर का नाम ले लिया, वहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं दुरे, वहाँ ऑपरेशन करवा दे। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे एसी या जो भी आता है वहाँ से पैदल गुजरना मुहाल हो चुके हैं तजावुज़ात। आपकी रिक्वेस्ट मेरे तक पहुंच गई है, बनाम सरकार की पोस्ट पे अगला जो हम वहीं से करेंगे और कंसर्न अथॉरिटी को साथ लेकर जाएं। चले, अल्लाह करे कि आप उस वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह। फिर आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के बाहर निकल दो, ब्यूरोक्रेसी का जो सिविल सेक्रेटरीट है उसकी दीवारों के साथ। सर आप देखें, आपने पार्किंग का जिक्र किया, आप लाहौर हाई कोर्ट और बाकी उस जगह के एरिया में जाकर देखें जहाँ इलीगल पार्किंग चल रही है, वकला खुद कर रहे होते हैं, लेकिन कोई डीसी ऑफिस कचहरी के पास जाकर आप
देख ली, ये सारे नाम मैं वो ले रही हूँ जो जहाँ पे बड़े बड़े देखिए, अफसर दाता बैठते दरबार हैं। ना, मुझे याद है जब हम आपसे पहले शो किया करते थे, ये आज से 10-12 साल पुरानी बातें करो और आज तक की वही बातें, तजावजात की भरमार, और कई दफ़ा थ्रेट अलर्ट आए थे उस वक्त, अब पता नहीं अब भी आते होंगे, मैंने खबर ठीक है। लेकिन भारतीय जासूस एक यहाँ पर रहकर चला गया, आपको याद होगा कि उसके बारे में बड़ा था कि लाहौर में जो है वो दाता दरबार, लेकिन मकसद ये है कि हमें यहाँ पर ये सिचुएशन देखनी होगी कि तजावजात के खिलाफ सबसे पहले तो जो बात कर रहे थे हम कि एक ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए जिससे लाहौर खूबसूरत हो। दूसरा, अच्छा, महकमे माहौलियात होना बड़ा कुछ चाहिए, माजरत के साथ बहुत कुछ होना चाहिए जो हम सवाल ही पूछ कर रह जाते हैं जिसके जवाब नहीं मिलते। लेकिन फिलहाल तो स्मोक का खतरा है और आपको पता है कि बहुत अलार्मी। अच्छा, अभी से कल से हो चुकी है, एक हेज नजर आ रही है। सिमल, बहुत अच्छा अहम पॉइंट आपने रेस किया। कल से ही बारिश हुई है कल, लेकिन उस वक्त मैं दोपहर में फील कर रहा था, मुझे आज भी याद है दुर्रे नयाब के 4-5 साल पहले जब हमारा शादमान का ऑफिस था, अब मैं और रिजवान नकवी साहब निकले तो मैं यूं करके देखो, मैंने कहा सर समझ नहीं आ रही, ठंड नहीं है, ठंड भी नहीं है, आसमान, उस वक्त किसी को नहीं पता था स्मोक क्या है। और ये 2016 की बात है। यस एग्जैक्टली, याद है एग्जैक्टली 2016 यस एग्जैक्टली, मैंने भी 5-6 साल पहले। अब देखें स्मोक, अब आप अपने घरों में, हमारे मतलब सब जो घर में देखें, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि स्मोक, हाँ एलर्जीज, स्मोक आ गई है, तो ये इन्फेक्शंस आ गए। आप अपना देखें तो इस वक्त हम सबकी कुछ ना चेस्ट या गले का थोड़े थोड़े मसाइल सबके हैं फ्लू के। देखें, महकमा माहौलियात को इस पर काम करने की ज़रूरत है। सेहत एक ऐसा शोबा है, ये सेहत से भी रिलेटेड है, महकमा माहौलियात से भी रिलेटेड है। स्मोक के लिए ना बड़ी एमरजेंसी इकदाम करने की ज़रूरत है। एमरजेंसी इकदाम ये भी जा रहे हैं। मैं साथ ही साथ अगली खबर भी बता दूं कि हाईकोर्ट ने कल कहा जी फसलों की बाकियात को अगर जलाएंगे तो डिप्टी कमिश्नर साहब जिम्मेदार होंगे और उनको फारिग किया जाएगा। मैंने खुद मैं कल रिंग रोड से गुजर रहा था, रिंग रोड जगह कूड़ा जलाया जाता है। हम तो दिन भर ये चीजें मॉनिटर करते रहते हैं, तो अगर हम मॉनिटर करते हैं, आप डीसी साहब को मैं बता दूं, डीसी साहब एक बड़ा फेवरेट हॉट पॉइंट जो है वो मेरे घर के पास है, बरकी रोड के ऊपर, जहां हर साल फसलों को ऐसे आग लगाई जाती है कि शायद वो एरिया लाहौर के अंदर आता नहीं है। और वो आप देखें हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी पर चलते हों, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, ऐसे तो लाहौर के फिर बहुत से, आपने उन इलाकों की बात की, ऐसे तो लाहौर के फिर बहुत, ये बातें, वो इलाके मुबर्रा है, वो इलाके हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से मुबर्रा है, वो वहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट, आप ये घर चेंज कर लें, फिर आपका मकसद ये है कि कृष्णनगर जैसे, रायविंड रोड जैसे इन इलाकों में कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है माहौल के ऊपर, और फिर यही होता है कि अक्टूबर स्टार्ट से ही ये स्मॉग शुरू हो जाती है, जो बाद में कहीं धुंध आ जाती है, तो सर्दियाँ जब शुरू होती है तो धुंध आ जाती है, लेकिन उसके बाद फरवरी में भी दोबारा से वही सिचुएशन रहती है। लेकिन फिलहाल मौसम की सूरत हाल क्या है और कब तक इकदाम जो हैं वो एक्चुअली उठा लिए जाएंगे आलूगी को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके साथ साथ आपने ये भी कहा है कि जी 10,000 इंसदादे डेंगू वर्कर्स जो हैं वो आलूगी फैलाने पर भी नजर रखेंगे। एक शख्स को 10-10 काम दे दो ताकि वो एक भी ठीक ना कर सके। मतलब मुझे हर खबर के ऊपर ये एतराज हो रहा है क्योंकि मुझे हंसी आ रही है कि ये वो इकदाम हैं जिसका जीरो रिजल्ट निकलेगा, एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और नवंबर के स्टार्ट में आप देखेंगे कि पूरा शहर जो है वो एक स्मॉग की लपेट में होगा। और हम एयर क्वालिटी इंडेक्स डिस्कस कर, साहिबा मेरे कान में खांसी भी कर रही हैं तो ध्यान से रहिएगा, आप भी एलर्जी का शिकार हो सकती है। बिल्कुल आयशा, आप पे स्मोक के असरात ना हो, मास्क शास्क पहन के रखें। अच्छा, वैसे शी इज वेरी कंसिस्टेंट, मुसलसल मास्क पहन के रखती हैं। अक्सर मैंने उन्हें टोका भी है तो वो कहती है मेरी मर्जी, मैंने अपना सांस जो है वो बचा के रखना है। दुरे, आप कुछ कह रहे थे, लास्ट लाइन मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर मैं वही कह रहा था कि जी ये इतना आइडियलिज्म का शिकार हम जो होने जा रहे हैं, हमें इससे रिजल्ट नहीं मिलने, और हम जो प्रॉब्लम्स जितनी ज़्यादा हो चुकी हैं, अभी तो ब्यूरोक्रेसी ये भी मशवरे दे रही है कि प्योरीफिकेशन का निज़ाम लगाएं लाहौर की मुख्तलिफ इमारतों पे, और जगह जगह बिल्डिंग्स पे प्योरीफाइज लगे हों, वो लाहौर के माहौल को, जो है ना वो आपको शहर में नजर आएंगे डिफरेंट जगहों पर। आप ड्रोन को रो रही है, अगले स्टेप पे जा रही है, यही रह गया है, बस यही करना है हमने। जो एक्चुअल इकदाम है ना वो नहीं उठाने, लोगों को अवेयर नहीं करना कि हम ईयर्स एंड आइज लोगों को कैसे बना सकते हैं और उनका रोल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो चाहे गाड़ियों को सर्टिफिकेशन के सर्टिफिकेट लेने के हवाले से हो या फसलों की बाकियात अगर जल रही हैं तो उसमें लोग कैसे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ रिपोर्ट बल्कि उसके खिलाफ जो है वो बाकायदा कंप्लेन करने के बाद उसका सद्देबाब करा सकते हैं। ये नहीं हमने सोचना, हमने बस शशकों वाली चीज़ें सोचनी है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़िम, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जी। रावी सिटी में एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जी ओवरसीज सरमायाकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और अराज़ी की मुंतकली जो है वो 25 दिन में होगी और ज़र मुबादला में जो हाल बड़ी रुकावट है वो दूर हो गई। दूरे आप इसको कवर भी करते हैं, रोडा के सारे प्रोजेक्ट को आप देख भी रहे हैं, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। अजी, ये बड़ा मुश्किल था लोगों के लिए जब ओवरसीज, चाहे वो दुबई में है, सऊदी अरब में है, आपका यूके में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, वो जब पैसे भेजते थे, पहले तो पैसे भेजने में उनको बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता था।
फिर वो क्लियरेंस होती थी, उनके अकाउंट में से रूडा के अकाउंट में मुंतकिल होती थी, फिर उसके बाद ज़मीन लेने के लिए उनके बंदे या जो भी आए वो कितना को अपना काम छोड़ के डिस्टर्ब करके वो पाकिस्तान आके बैठेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट करने की खातिर। तो ये फास्ट ट्रैक दिया जाना था। 3-3 महीने 6-6 महीने ओवरसीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज़लील ख्वार होते थे। अब इन्होंने ये सारा पॉइंट दे दिया है, इसमें 25 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होगी बल्कि जो ज़मीन की मुंतकली अराजी लेटर आपके हाथ में जो इंतकाल है वो दे दिया जाएगा। जिस भी प्रोजेक्ट पे आप करेंगे, चाहे सफाई बे में चले जाएँ, चाहे आप रावी के चहारबाग में चले जाएँ, या आप इंडस्ट्रियल जोन में चले जाएँ, 2-3 जो प्रोजेक्ट्स अभी ऑन ग्राउंड है उस पर। तो ये अब बाकायदा कानून साजी की ज़रूरत थी, इनको पेपरा कवानीन से मबर्रा करार देना था, जिसके लिए अब इन्होंने तरमीमी एक्ट 2022 के अंदर ये शिकें मंजूर करा ली हैं फाइनली, और पंजाब असम्बली से इसका बाकायदा अप्रूवल होने के बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और एक इन्वेस्टर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उसकी रकम जो है वो सिक्योर है। अगर हम दुबई बैठे और मैं अपना कोई कॉरेस्पॉन्डेंट भेजता हूँ कि जी जाएँ आप, ये सारे पैसे ड्राफ्ट बैंक बना के हर चीज़ जाके पाकिस्तान में मेरा जो जायज़ सरमाया है उसको महफूज तरीके से मुंतकिल करें, वो 6-6 माह वहीं बैठा रहे, तो मुझे बताएं कि फिर मैं वही पैसा लेके जो मैंने बाउंड किया हुआ कहीं और क्यों ना इन्वेस्ट। बिल्कुल सही। देखिए मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं वो पाकिस्तान के असल एम्बेसडर्स होते हैं। आप और मैं दुरे तो हम तो अक्सर ममालिक, लेकिन जिस जमात को आप कवर करते हैं शायद वो नहीं समझते। नहीं वो भी समझते हैं। कानूनी हक दुरे नयाब शहबाज ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है ना वो शहबाज शरीफ ने बनाया था। जस्ट फॉर फन। नहीं ठीक है, आपने वो तो आपने सही किया, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में हमेशा यही है कि वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मोहतरम लोग हैं, और वो अपनी खून पसीने की कमाई जब यहाँ पर लगाते हैं। अक्सर मैंने कहानियाँ यही सुनी है कि, और हकीकत है, कहानियाँ नहीं, वो हकाइक पर मबनी है कि उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है कि चलें उनको एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बिल्कुल सही जी। आइंदा आने वाले दिनों में और भी मनसूबे के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें आएंगी, और जो भी रिपोर्टर्स बीट करते हैं उसके बारे में बड़े जो है ना वो पर्सनल होते हैं, और उमर ने आज साबित कर दिया कि हाँ जी वो अपनी जमात के बारे में बड़े पर्सनल है, फ़ौरन दुरे को जवाब दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इतनी जोर से पकड़ लिया आपने दोनों को। हम चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, क्रिकेट की जब भी बात हो तो हमेशा जो मैचेस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, हमारे मेल प्लेयर्स को डिस्कस किया जाता है, मेन क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है, लेकिन वहीं पर आजकल जो मैचेस चल रहे हैं विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और हमारी खिलाड़ी क्या खूबसूरत तरीके से खेल रही हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई कि ना सिर्फ हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये डिस्कस हो रहा है, वहीं पर आवाम जो है वो ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करते हुए अपने जज्बात का इजहार कर रही है, और क्या खूबसूरत शॉट्स जो हैं वो कल देखने को मिली। इससे पहले तो आई वांट टू टेल देम आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने इंडिया के साथ मैच खेल के क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, और फिर कल तो छक्के ही छुड़ा दिए श्रीलंका के। कल हम 5 विकेटों से श्रीलंका को हरा चुके हैं, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, और अगला मैच जो सेमीफाइनल है वो भी श्रीलंका के साथ है। आपको पता है ना कि विनिंग टीम का मोराल कितना हाई होता है, कितना ज़बरदस्त तरीके से वो परफॉर्म करते हैं और प्रेशर में नहीं होते। ऐसा ही होने जा रहा है जी कल, यानी कि थर्सडे को जब हम सेमीफाइनल खेलेंगे, और क्रेडिट जो है वो कल का ऑलमोस्ट हर प्लेयर को ही जाता है, क्योंकि सब ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, हमारे बैटर्स से लेकर बॉलर्स तक, और फिर उसके साथ साथ जो फील्डिंग कर रहे थे। लेकिन वहीं पर आयशा नसीम ने जो विनिंग शॉट खेली है, हमारी प्रोड्यूसर आयशा काफ़ी एक्साइटेड थी इस बारे में, और मुझे ब्रेक में 3 दफ़ा ये शॉट दिखा चुकी हैं, जो कि मैंने कल देखा भी था और अभी स्क्रीन पर आप भी देख रहे हैं। 2 सिक्सर जो हैं वो लगाए हैं आयशा नसीम ने, और उसके बाद क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था, क्योंकि ये विनिंग शॉट था। और फिर आयशा नसीम से मुझे याद आ गए नसीम शाह, उन्होंने भी छक्के लगाए थे और हम जीत गए थे, लेकिन हमने उनको कितना सेलिब्रेट किया था। तो वाई नॉट आयशा नसीम, इनको सपोर्ट कीजिए जी, इनकरेज कीजिए हमारी टीम को, और इंशाल्लाह जो मोमेंटम देख रहे हैं हम, उसमें एशिया कप घर आता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह कह दीजिए आप भी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत सी चीज़ों में जब आप अच्छे की उम्मीद रखते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो हमेशा हम कहते हैं कि इंशाल्लाह ये काम ज़रूर होगा। और ख़ास तौर पर जब किसी की शादी होती है, नई शादी होती है, उसके बाद दुआओं का सिलसिला शुरू होता है, और उसमें सबसे पहली दुआ दी जाती है कि सदा सुहागन रहो, उसके बाद अल्लाह ताला आपको औलाद दे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ये एक कपल के लिए
खुशी का बायस भी होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये प्रेशर भी बनना शुरू हो जाता है, सोसाइटी का प्रेशर, सोशल प्रेशर, और फिर प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाते हैं कि अगर औलाद नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वजह है, उसको इन्वेस्टिगेट कराना कितना ज़रूरी है, और अगर प्रॉब्लम हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक में या दोनों में ही हो तो क्या क्या सॉल्यूशंस मौजूद हैं। इनफर्टिलिटी आज के मेडिकल दौर में जहां पर हमने बहुत जिद्दत इख्तियार कर ली, बहुत तरक्की कर ली, क्या अभी भी उतना ही बड़ा मामला है, उतना ही बड़ा मसला है, या इसके हल मौजूद है मेडिकल साइंस में जो हमें ऑप्ट कर लेने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पूरे उस दौर से गुजर रहे हैं और पूरे 9 महीने आपने अपना चेकअप कराया, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन एंड टाइम पर ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बजाय आप सी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं, सर्जरी ही इतनी बड़ी तादाद में ऑप्शन क्यों बनती जा रही है, डॉक्टर्स के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, इसके हकायक भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा मौजूद हैं, IVF एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, बाजवा हॉस्पिटल की गायनिकोलॉजिस्ट हैं, और ये दोनों टॉपिक हम इन डिटेल इनके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। आपको देख के मुझे ना मेरी सास की एक बात याद आ गई, वो अक्सर कहती हैं कि गायनिकोलॉजिस्ट प्यारी हो ना तो बच्चे बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। आपको कभी किसी ने ये बताया है कि ऐसा होता है? नहीं, इतना ऐसा नहीं बताया, लेकिन आप माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं, और लेकिन वहीं पर आपके पास लोग आते हैं बड़ी उम्मीद लेकर, बड़ी आस लेकर अपने इलाज के लिए। और इलाज में इसलिए कह रही हूँ कि ये पॉसिबल है। अब बांझपन उस तरह से बांझपन नहीं रहा जो आज से 20 साल 25 साल पहले हुआ करता था। है क्या बांझपन, इसको थोड़ा सा डिफाइन करिएगा, और कब ये प्रेशर लेने की ज़रूरत है कि नाउ वी नीड टू गो सी अ डॉक्टर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मसले को बांझपन नहीं कहूँगी, मैं इसको बेऔलादी कहूँगी, क्योंकि बांझपन जो है वो सिर्फ खसूसन ख़वातीन के लिए एक टर्मिनोलॉजी है जो हमारे कल्चर में यूज़ होती है। बेऔलादी एक कपल का प्रॉब्लम होता है, और तकरीबन अगर 10 कपल्स प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें से 1 या 2 कपल्स ऐसे होंगे जिनको प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आएगी। तो ये आजकल बल्कि मैं ये कहूँगी कि 50 साल पहले के मुकाबले में आजकल बेऔलादी का मसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर इसकी वजूहात के बारे में बात करें तो इसमें किसी हद तक हमारी डाइट है। आजकल हमारी डाइट में आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं इतने ज़्यादा, और हमारा लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है और अनहेल्दी है। हम बहुत सारे लोग, बहुत सेडेंट्री किस्म का हमारा लाइफस्टाइल होता है, हम बहुत रेगुलर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी ओवरवेट है, और ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आजकल ये मसला बढ़ गया है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में परसेंटेज में किस में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? बेऔलादी कह लेते हैं हम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक सोशल टैबू है बांझपन, और पहले तो ये होता था कि चेकअप उस तरह से कराया ही नहीं जाता था कपल का, सिर्फ औरत को जगह जगह डिफरेंट डॉक्टर्स के पास लेकर जाकर दवाइयों के ढेर खिला दिए जाते थे, और फिर अल्टीमेटली हमारे पास नतीजा क्या निकलता है, दूसरी शादी कर लो क्योंकि औलाद नहीं हो रही, और सारा ब्लेम औरत के ऊपर। अभी आपकी रिसर्च में, आपके इस पूरे करियर में कितनी परसेंटेज है जिसमें मर्द भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? देखिए, अगर इसमें हम 10 कपल्स को देखें जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इनमें 3 या 4 कपल्स वो होंगे जिनमें फीमेल का वाकई फीमेल का प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें 3 या 4 कपल्स वो होंगे जिनमें हस्बैंड का इशू होगा। यानी कि जितने कपल्स में फीमेल्स का इशू होगा उतने ही कपल्स परसेंटेज वाइज हैं जिनमें मेल्स का इशू होगा। सो 10 में से अगर हम देखें तो 3 या 4 कपल्स वो होंगे। 30-40% मर्द रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ जी, 30 to 40% मेल्स और 30 to 40% फीमेल्स, और 20% कपल्स वो होंगे जो अनएक्सप्लेन्ड होंगे, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ठीक होंगे और फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो। बिल्कुल सही। अच्छा, कब आपने ये डिसाइड कर लेना कि अब हमें इस प्रॉब्लम के लिए, बेऔलादी के लिए डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? कितना टाइम इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, अमूमन अगर एक कपल 1 ईयर ट्राई करने के बाद कंसीव ना कर पा रहा हो तो फिर उनको चाहिए कि वो एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। बिल्कुल ठीक, ज़रूर जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और जैसे कि मैंने कहा कि ये कपल का प्रॉब्लम है, और आपने भी बहुत अच्छा इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ फीमेल का मसला नहीं है। तो आजकल इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारा मकसद यही होता है कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि एक कपल को जाना चाहिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास, ताकि हस्बैंड और वाइफ दोनों का चेकअप हो सके। बिल्कुल। कितने % चांसेस होते हैं कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो हो जाएगा और आप इंशाल्लाह कंसीव कर लेंगे, आपके यहाँ औलाद हो जाएगी?
देखिए आजकल अच्छी बात यह है कि अगर ये मसला है तो उसका किसी हद तक ट्रीटमेंट भी मौजूद है। ट्रीटमेंट की सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फीमेल की एज के ऊपर। तो अगर यंगर फीमेल है तो हम लोगों के लिए रिलेटिवली बहुत आसानी होती है उस कपल को ट्रीट करने में। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लियर कट कोई प्रॉब्लम होती है और अगर उस मसले को हल करें तो वो कंसीव कर जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कपल टू कपल वेरी करता है और डिपेंड करता है कि कितने % चांसेस होंगे। लोग ये कहते हैं कि ये बड़ा एक्सपेंसिव भी है और आप जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते एंड एक दफ़ा चांस लिया, पैसे लग जाते हैं और आपने कंसीव नहीं किया तो फिर आपको दोबारा कराना पड़ता है। इसको थोड़ा सा मतलब असल में ये ट्रीटमेंट है क्या, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताइए। हाँ जी, अब देखें जो हर कपल जो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको एडवांस ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत पड़े। हम जब हमारे पास एक कपल आता है तो बेसिक ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं सिंपल मेडिकेशंस के साथ। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो सिंपल मेडिसिन से ही कंसीव कर जाते हैं। ठीक है। अलबत्ता कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनको एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है और IVF। आज मैं पर्टिकुलरली IVF के बारे में बात करना चाहूँगी। IVF जिसको आम ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबी वाला इलाज बोला जाता है, ये प्रेगनेंसी के लिए एक मसनूई तरीका इलाज होता है। और मसनूई इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ख़वातीन की ओवरीज में से एग्स को निकाल के हस्बैंड के जरासीम के साथ एक IVF लैब में मिलाया जाता है और प्रेगनेंसी का अमल लैब में स्टार्ट होता है, इसलिए इसको मसनूई इलाज कहा जाता है। उसके बाद वो दोबारा रिप्लेस कर दिया जाता है। हाँ जी, उसके बाद एम्ब्रियोज को बना के तो फीमेल में की यूट्रस में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो इस इलाज का मेन प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ये है, इसके 2-3 मसले हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी बहुत कम है। पहला मसला तो ये है कि किसी हद तक आम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के मुकाबले में थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। लेकिन आजकल इसमें ज़ाहिर है काफ़ी लोग अब ये इलाज करना शुरू हो गए हैं, इसमें कंपटीशन आ गया है, तो उस हिसाब से अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में अभी भी इसके चार्जेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। सो एक प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की आ जाती है और जो मेन मसला है वो हमारी सोसाइटी में इस ट्रीटमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी का है। एक टैबू है जी जो हमने बनाया हुआ है कि नहीं टेस्ट ट्यूब बेबीज तो पता नहीं इसकी इजाज़त है या नहीं है, ये एक्चुअली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको इस्लामी तरीके से नाजायज़ इलाज समझते हैं और इसके बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करते हैं, अपनी रिसर्च नहीं करते। और फिर आपको पता है सुनी सुनाई बातों में बहुत सी मिथ्स आ जाती हैं, बहुत सी रूमर्स आ जाती हैं, बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो आप घर बैठे ही पका लेते हैं खुद आपस में बैठकर, एक से दूसरी से तीसरी बात, एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली कि इस इलाज में हो क्या रहा है। हाँ जी, एग्जैक्टली। देखिए इसमें हम लोग जब कपल आता है तो हम उसे बताते हैं कि इस पे रिलीजियस स्कॉलर्स के फतवे मौजूद हैं और ये तमाम इस्लामिक ममालिक में इलाज प्रैक्टिस होता है। एज लॉन्ग एज आप हस्बैंड और वाइफ के टिश्यूज़ के साथ कोई भी ट्रीटमेंट करें वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्कॉलर्स वो अलाउड होता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है उसके अंदर। एग्जैक्टली। और लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि बहुत सारे हमारे कपल्स हैं जो IVF से कंसीव करते हैं और फिर उनकी डिलीवरी होती है और एक हेल्दी बेबी उनको होता है और उसके बाद जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें एक इंटरव्यू दे दें, हमें गूगल पे रिव्यू दे दें, सोशल मीडिया के लिए हमें जाहिर है कुछ हमारे प्रमोशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लें ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े और लोगों को पता चले कि इस कपल को IVF से प्रेगनेंसी हुई तो हमें भी हो सकती है। लेकिन तकरीबन 100% कपल्स ऐसे होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते और यहाँ तक कि बहुत कपल्स हैं जो हमें जाहिर है जो सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं फिर वो हमें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को हमारी तरफ रेफर करते हैं। लेकिन हर एक का एक कॉमन जुमला होता है कि आपने उनको ये नहीं बताना कि हमारी प्रेगनेंसी IVF से हुई थी, क्योंकि वो लोग नहीं समझेंगे। नहीं हम समझते हैं लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे। सही। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे कपल्स को IVF से इलाज होता है, प्रेगनेंसी बेबी होता है, लेकिन उनके रिलेटिव्स को ये बात पता नहीं चलती। तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी भी हमारी सोसाइटी में नहीं है, इवन जो इलाज करा रहे हैं उनकी तरफ से भी। हाँ जी, उनकी तरफ से, क्योंकि जो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट जो सक्सेसफुल कपल है सबसे अच्छा मेरे ख्याल है प्रमोशन तो वो उसकी तरफ से हो सकती है कि एक इलाज को हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल सही। लेकिन पूरी दुनिया में आजकल बहुत कॉमन हो गया है IVF, बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं। अच्छा, अब लोगों में साथ साथ अवेयरनेस आ भी रही है, लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, लेकिन वहीं पर डॉक्टर साहिबा अक्सर लोग फिर ये समझते हैं कि पता नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह होगा या नहीं, खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। मतलब एक तो आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जिसमें बड़ा क्लियर कट फतवे मौजूद हैं कि ये हलाल अमर है और आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है, लेकिन फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो बच्चे के ऊपर या माँ के ऊपर या इन फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस ना निकल आए। ये आपने आई एम सो ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज
ये भी बहुत हिंड्रेंसेस हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स आईवीएफ की तरफ नहीं आते। इसमें देखें फीमेल के लिए एक बहुत कंफर्टेबल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती, सिर्फ इंजेक्शन नीडल की पेन फीमेल को कुछ दिन बर्दाश्त करनी पड़ती है। ठीक है। और ये शुरू का प्रोसेस है। हाँ जी। और उसके बाद ड्यूरिंग आईवीएफ भी फीमेल बहुत कंफर्टेबल रहती है। ओके, अब आफ्टरवर्ड्स जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो किसी हद तक एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही चलती है। हाँ, चूंकि इस प्रेगनेंसी की स्टार्ट आर्टिफिशियल होती है तो शुरू में पेशेंट्स को कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं और इंजेक्शंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्ट्रेनवस ट्रीटमेंट से पेशेंट को गुजरना पड़ता है, कोई बहुत लंबा बेड रेस्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और प्रेगनेंसी किसी हद तक एक शुरू में कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, वंस एक प्रेगनेंसी टेक ऑफ कर जाती है तो उसके बाद एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही चलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह चलती है। और ऐसा नहीं होता कि हाँ, थोड़ा सा आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत थोड़ी सी रहती है, कुछ मेरे वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से शायद थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर थ्रू आउट द प्रोसेस वो 9 मंथ्स जो है वो आर्टिफिशियली चलेगा और बर्थ जो है वो भी आर्टिफिशियली होगी। आर्टिफिशियली से मेरी मुराद सर्जिकल तरीके से होगी, नेचुरली भी हो सकती है। ये आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन वहीं पर मैं इसी के साथ अपने अगले टॉपिक यानी कि सी सेक्शन का बढ़ता हुआ रुझान क्यों है, इसकी आगाही माँ के लिए कितनी ज़रूरी है और कब ये नागुज़ीर है कि सी सेक्शन कराने से दोनों की जान बचाई जा सकती है और कब ये डॉक्टर की कमाई का जरिया बन जाते हैं, ये डॉक्टर साहिबा से ही हम पूछेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन वाली बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ख़वातीन के लिए, ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात के लिए भी एक बड़ा इन्फॉर्मेशन लिए सेगमेंट जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं कि जब डिलीवरी का टाइम आता है ये किसकी चॉइस होती है। ये आपकी मेडिकल कंडीशन की चॉइस होती है, ये डॉक्टर की चॉइस होती है, ये पेशेंट की चॉइस होती है। क्यों हम देखते हैं कि रैकेट में सी सेक्शन का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है? देखें, अगर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस की हम बात करें तो कुछ तो क्लियर कट इंडिकेशंस होती हैं कि एक औरत है उसको नॉर्मल डिलीवरी उसकी नहीं हो सकती और उसको सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है। और जाहिर है अगर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स एक औरत में डेवलप हो गई हैं तो ये फैक्टर्स भी ऐड ऑन होते हैं एक डिसीजन मेकिंग में कि एक औरत की नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। आजकल चूँकि जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की, हम बहुत सारी नई चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं, बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करते हैं जो पहले नहीं होते थे। पहले जैसा ज़्यादातर ख़वातीन होम डिलीवरीज़ होती थी तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन भी होती थी तो वो पिक नहीं होती थी। तो आजकल ज़ाहिर है जितना हम एक्टिवली ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें मसले भी पता चलते हैं और ये काफ़ी केसेस में ये वजह बन जाती है कि एक औरत को सिजेरियन की ज़रूरत होती है। एक तो ये फैक्टर आ गया। दूसरी बात, इसमें किसी हद तक गायनेकोलॉजिस्ट का रोल भी आता है कि आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो किस हद तक नॉर्मल डिलीवरी, उनकी प्रैक्टिस में नॉर्मल डिलीवरी कितनी आम है। बहुत सारे ऐसे सेटअप्स होते हैं जिसमें नाइट टाइम में लेबर रूम का स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, जूनियर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। और जैसे कि आपको भी पता है कि ख़वातीन ज़्यादातर नाइट टाइम में लेबर में जाती हैं और जब वो हॉस्पिटल में लैंड करती हैं तो जो प्रॉपर स्टाफिंग है हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर छोटे सेटअप्स में अवेलेबल नहीं होती। इसकी वजह से पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गायनेकोलॉजिस्ट पे आ जाती है। अब जाहिर है एक गायनेकोलॉजिस्ट की एक बिजी रूटीन होती है, उसके क्लिनिक होता है, सर्जरी टाइम होता है और उसके बाद अगर ओवरनाइट लेबर में भी कोई पेशेंट आ जाए, अगर उसके पास एडिक्वेट स्टाफ नहीं है तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी। तो बहुत सारे केसेस में वो एक फेयर ट्रायल फीमेल को, एक औरत को एक अच्छा ट्रायल लेबर का नहीं दे पाती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए और वो जल्दी गिव अप कर देती हैं और सिजेरियन कर देती हैं। किसी हद तक इसके अंदर एक और फैक्टर भी है। आजकल जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और इवन नॉर्मल मीडिया भी बहुत एक्टिव है, तो गायनेकोलॉजिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत केयरफुल रहने की कोशिश करती हैं। अच्छा, अब ये बात शायद आपको पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका हस्बैंड या कोई अटेंडेंट आके हमें कहेगा कि हम मीडिया से हमारा ताल्लुक़ है, हम लॉयर हैं, तो ये चीज़ यानी कि एक डॉक्टर के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और वो प्रेशर इनडायरेक्टली, जाहिर है एक डॉक्टर भी एक इंसान होता है तो वो प्रेशर रेप्यूट बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली, प्राइवेट प्रैक्टिस में रेपुटेशन इंसान की एट स्टेक होती है और अगर बहुत लंबा ट्रायल दें तो जाहिर है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू अगर एक सिजेरियन कर दिया जाए। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में मेडिकली सिजेरियन करना ज़्यादा आसान है, ईजी मनी है, पैसे भी ज़्यादा आ जाते हैं और मनी भी, हाँ जी वो भी एक फैक्टर तो है,
जैसे वो भी किसी हद तक हाँ जी एक फैक्टर है। और ये इस बात पे डिपेंड करेगी ये चीज़ कि एक गायनेकोलॉजिस्ट कितनी क्वालिफाइड है, कितनी वेल ट्रेंड है और उसको कितना अच्छा लेबर का ट्रायल देना आता है। एक तो उसकी कॉम्पिटेंस भी मैटर करेगी और जाहिर है किसी हद तक उसकी नीयत भी मैटर करेगी, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेट प्रैक्टिस में गायनेकोलॉजिस्ट की रिप्यूट भी एट स्टेक होती है। अच्छा, इसमें मैं डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी जो मैंने पर्सनली भी देखा है कि मुझे ये लगता है कि अब शायद पेशेंट्स में वो स्टेमिना भी नहीं है, दे आस्क फॉर इट कि लेबर पेन अगर स्टार्ट हुई है दे कैन नॉट बेयर द पेन। वही आपके वाली पुराने वाली बात की खुराकें अब वो नहीं है, लाइफस्टाइल वो नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, स्टेमिना नहीं है। तो क्या वो जो 14-14, 15-15 घंटे की लेबर पेन है, क्या वो एक औरत अब आजकल की औरत क्या वो बर्दाश्त करती है? क्योंकि मैंने बहुत से केसेस में ये भी देखा है कि यू आस्क फॉर इट कि अब वी कैन नॉट डू इट एनी मोर, आप ऑपरेशन कर दें। वो फिर अल्टीमेटली ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड तो डॉक्टर के जाता है, लेकिन कितने लोग जो हैं वो इस ऑप्शन को भी ऑप्ट करते हैं? हाँ जी, ये भी एक पॉपुलेशन की काफ़ी बड़ी सेगमेंट है जो ये भी है, जो ख़वातीन जो हैं वो नॉर्मल लेबर का ट्रायल नहीं लेना चाहती। और बहुत सारी ख़वातीन टू स्टार्ट विद बहुत कीन होती हैं कि हम नॉर्मल करवाना चाहते, डिलीवरी करवाना चाहते हैं, लेकिन जब वो लेबर से गुजरती हैं तो बहुत जल्दी वो गिव अप कर देती हैं। और हाँ जी, उसकी वजह किसी हद तक यही है कि हमारा ज़ाहिर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और दूसरा एक और बात भी है कि ख़वातीन एक दूसरे से मशवरा करती हैं, और कुछ ख़वातीन जो है नॉर्मल डिलीवरी से अगर किसी की हुई है और एक ट्रोमेटिक डिलीवरी हुई है तो वो अपनी फ्रेंड्स को डराएंगी एक नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल से। और कुछ केसेस में ऐसे होगा कि सिजेरियन होगा और फीमेल कहेगी जी मैं तो बहुत कंफर्टेबल रही थी, तुम भी सिजेरियन ही करा लो। तो सम पेशेंट्स रियलिस्टिकली यस दे आस्क फॉर इट। हंसी इसलिए होंगी, ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ ये सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में नहीं है, जनरली भी है। ओ मुझे एलर्जी हुई थी, मैंने ये दवाई खाई, तुम भी खा लो ठीक हो जाओगी। हाँ जी, मतलब हम आपस में मशवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा चलते हैं, बट आई थिंक जिसका काम उसी को साझे। डॉक्टर्स जो रिकमेंड कर रहे होते हैं, इन द एंड ऑफ द डे पेशेंट ने उन्हीं का सुनना होता है, उन्हीं की बात माननी होती है और माननी भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनका डिसीजन ही है जो आपकी और आपके बच्चे की और किसी भी सर्जरी में आपकी ज़िंदगी बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। बहुत कम वक्त में हमने इन दोनों टॉपिक्स को कैटर करने की कोशिश की, वो चाहे बेऔलादी का मसला हो या डिलीवरी के टाइम पर ऑप्शन ऑप्ट करने का नॉर्मल या सी सेक्शन में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत कारआमद रही होगी। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इतनी मुझे खुशी हो रही है ना कि आयशा ने आज पूरे शो में मुझे लगता है मुझे दिली खुशी पहुंचाने के लिए सेगमेंट्स अरेंज किए थे। कहाँ हम डिस्कस कर रहे थे ख़वातीन की क्रिकेट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो जारी है और हमारी सबकी दुआएं जो हैं वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए भी अपनी टीम के साथ है एशिया कप में। वहीं पर बहुत सी ख़वातीन डिफरेंट फील्ड्स में जब अपना रोल प्ले करती हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं उसको सेलिब्रेट भी करती हूँ। और ख़वातीन कही जा रही हूँ मैं, लड़कियाँ कहूँगी, प्यारी प्यारी लड़कियाँ। वो ऐसी कोई बात नहीं है कि बस अब स्पोर्ट्स में गए तो हम जो है वो फैशन से भी दूर हो गए, लड़की होने से भी दूर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अभी जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये उन बहादुर लड़कियों की तस्वीर है जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया जी। नेशनल लेवल पर बास्केटबॉल चैंपियनशिप विन किया वाबदा ने, और वाबदा की तरफ से ये सब खेल रही थी जिसमें टोटल 8 टीमें थीं और फाइनल में आर्मी के साथ इनका मुकाबला हुआ और वाबदा की टीम जो है वो विन कर गई। और स्कोर डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि मतलब ऑब्वियसली मुझे बड़ा पसंद आया, इनकी ये शॉट्स भी बड़े पसंद आए, मज़ा आया उनकी पूरे मैच को देखकर भी। और अब मैंने उनको स्टूडियो में दावत दी थी। हमारे साथ सरिश नवाज मौजूद हैं, कैप्टन वाबदा बास्केट हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और हमारे साथ सिदरा हाकिम मौजूद हैं जो इस टीम का हिस्सा थी। सिदरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और एक मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त सना अजमत जो है वो भी इसमें खेल रही थी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू सना, आपने भी बड़ा ज़बरदस्त खेला। पूरी टीम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती है, तभी एक मैच विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो टीम का बनता है। सरिश, कैसा रहा इस टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। माशाल्लाह इट वाज एक्सीलेंट एक्सपीरियंस और माशाल्लाह इट्स आर 17 नेशनल चैम्पियनशिप और वाबडा ने 17 टाइम ये टाइटल को दोबारा से जो है वो विन किया है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। 17वीं दफ़ा दोबारा ये टाइटल विन किया तो फिर इसका मतलब स्टैंप लग जाती है आपके ऊपर कि अब आपने जीत के ही जाना है। मतलब 49 और 25 ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस। इट्स अ टफ कंपटीशन। एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरे टूर्नामेंट में? मज़ा आया, इंजॉय किया आपने जीत को? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा था। मेरी फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप थी वाबदा की तरफ से। इससे पहले मैं HEC और इंटर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खेलती थी,
लेकिन ये मेरी पहली चैंपियनशिप है पहला एज था। ए डिपार्टमेंटल प्लेयर। अच्छा। वैसे मैंने और भी नेशनल्स खेली हुई हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट की मेरी पहली नेशनल थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं और काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। वापडा ने कोचेज़ ने बहुत सपोर्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने खेला डिपार्टमेंटल प्लेयर होकर और टॉप स्कोरर भी बन गई आप, मतलब जी, इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना स्कोर भी कर लिया आपने, कैसे कर लिया वैसे? ये तो कोचेज़ की, मैनेजमेंट की मेहनत है जिन्होंने मेरे पे की, और अल्लाह ताला का शुक्र है, घर वालों की दुआएं हैं, घर वालों ने सपोर्ट दोस्तों की किया? support सिद्रा, है। आपसे मैं शुरू करूंगी ये बात। जी। जब लेकिन मेरे अब्बू ने, अम्मी ने, घर वालों ने, बहन भाइयों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इस मामले में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी टॉप करते स्कोरर हैं। हैं जी, और सेफ गेम के लिए जो है वो नॉमिनेट भी हो चुकी हैं, और उसमें आप भी जा रही हैं और आप भी जा रही हैं, गुड लक फॉर दैट। सरिश, आपकी तरफ में आऊँगी, एज अ टीम कैप्टन कितना ज़रूरी होता है सब प्लेयर्स को साथ लेकर चलना, खासतौर पर आप जब एक अंडर डिपार्टमेंट खेल रहे हो, जहाँ आपके ऊपर प्रेशर भी है कि जीतना भी है। लाइक जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी, इट्स अ टीम इवेंट, बट डेफिनेटली कैप्टन प्ले अ की रोल। लाइक इफ आई एम सेइंग दिस के कैप्टन बैकबोन होता है टीम की, तो ये गलत नहीं होगा। डेफिनेटली प्रेशर होता है, मैच प्रेशर है, आपने एज अ कैप्टन लेके चलना है। और इसमें मैं जो एक चीज़ कहूँगी, इसमें मैनेजमेंट का मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस कि यस आई एम एलिजिबल फॉर द कैप्टन एज अ कैप्टन, तो इसमें कोई शक नहीं है। कैप्टन मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर जो है ना इस एतमाद किया, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी है, और ओवरऑल द टूर्नामेंट आई वाज द टॉप स्कोरर, और सिलेक्शन होना और ये सारी चीज़ें, इसमें मैनेजमेंट का एक की रोल है। लाइक वापडा की तरफ से खेलना, इट्स अ डिपार्टमेंट, और आप की जॉब है, और उस जॉब को लेके चलना, इसमें मैनेजमेंट का रोल, लाइक हर बंदे का इसमें रोल है। लाइक अगर हम बात करें कि जी वापडा मैनेजमेंट की बात है, तो लाइक मैं वापडा से खेल रही हूँ फ्रॉम लास्ट 12 ईयर, और वापडा के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनमें से लाइक लेस्को, गैपको, जेपको, मैपको डिफरेंट्स हैं। मेरा लेस्को से ताल्लुक़ है, मैं लेस्को की एम्प्लॉय हूँ, और मैं उनकी तरफ से खेल रही हूँ। और मैं और मैं सिर्फ बास्केटबॉल नहीं खेल रही, मैं नेटबॉल और वॉलीबॉल की भी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ जैसा कि। तो इसमें ओवरऑल एक जो चीज़ है, इन्वॉल्वमेंट है, मैनेजमेंट। लाइक अगर हम बात करें, डीजी वापडा है, सेक्रेटरी वापडा है, जीएम वापडा है, और इवन हमारे कोचेज़, तो स्टेप बाय स्टेप हर बंदे का इसमें रोल है। और लाइक नॉट ओनली इन दिस गेम, वापडा का लाइक 35 गेम्स ऐसी हैं जिसमें वापडा विनर है। बिल्कुल। तो ये ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चलती हैं। इसमें बड़ा मैटर भी करता है कि आप प्लेयर्स को फैसिलिटेट कितना करते हैं। लाइक मैं वही आपको बता रही हूँ ना, सिर्फ सैलरी पर्क्स वाइज नहीं है, वो रिसोर्सेज वाइज भी है, वो कैंपिंग वाइज भी है, कि आपके कैंप्स लग रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास एक मौका मौजूद है जहाँ पर आप प्रैक्टिस करें। तो सरिश से तो हम बात कर ही रहे थे, सिद्रा कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और कितने कैंप्स लगते हैं? अब जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? इसके लिए तो यही ज़रूरी है, मतलब अगर आपने इस फील्ड में आना है तो सबसे पहले तो आपका पैशनेट होना ज़रूरी है, आप कितने हार्ड वर्किंग हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि एकदम से उसे अच्छा खेलना आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता लेवल होते हैं, उनको क्लियर करना होता है। तो वापडा इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ग्रास रूट लेवल से ये मतलब बच्चियों को लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और 3-3 माह का, 1.5-2 माह का ऐसे कैंप लगते रहते हैं। थोड़ा सा गैप आता है, फिर कैंप लग जाते हैं, और जिससे परफॉर्मेंस और गेम में बहुत फ़र्क आता है। बिल्कुल सही, परफॉर्मेंस और गेम में फ़र्क आता है। और ये बात हमेशा मैं कहती हूँ कि प्लेयर्स, आपने चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, जब भी ढूंढना होता है तो ग्रास रूट लेवल पर आपको टैलेंट हंट करने की ज़रूरत रहती है, तभी आपके पास नया से नया टैलेंट जो है वो सामने आता है। अच्छा, ये तो आपने 8 टीमों में एक नेशनल टीम जीती, आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, आपने बास्केटबॉल खेला हुआ है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम एज अ टीम इंटरनेशनल? लाइक मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मैंने साउथ एशियन बीच गेम्स खेली हुई हैं, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है इन नेटबॉल, और वी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एज वेल। और मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है इन वॉलीबॉल सेफ गेम्स में, इंडिया में हमारा था 2016-17 में। तो डेफिनेटली हम अगर पाकिस्तान को देखें, हम अब ग्रेजुअली अपनी उस चीज़ को अचीव करना शुरू हो गए हैं। लाइक इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है या कोई भी है, मैनेजमेंट है या पीओए है, कोई भी है, लाइक वो जो भी जिसका भी जहाँ पे रोल है वो उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो की रोल है वो डिपार्ट्स का है। डिपार्ट्स जो है वो, और स्पेशली अगर मैं वापडा की बात करूँ, अगर मैं इंटर पे खेल रही हूँ, तो इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।